Welcome everyone. So today we are going to look at the chapter number 26, which is alkylation of enolate, and this is from the book by Jonathan Clayton. So I'm going to discuss all the topics that have been discussed in this particular chapter. So this is kind of a review of this chapter. So if you have any confusion regarding some of the topics in this particular chapter, then hopefully that confusion is going to be cleared here. So let's start the video. So right at the beginning they talk about the diverse reactivity of the carbonyl compound. So carbonyl compounds are very fascinating organic compounds. अगर यहाँ हम देखें तो carbonyl compound में जो carbonyl carbon होता है, it is fairly electrophilic in nature. So जिसकी वजह से it is exposed to attack by a nucleophile. मतलब nucleophile आपका यहाँ अटैक कर सकता है. So इसका मतलब है carbonyl group can act as a electrophile. ठीक है. So this is the addition product that you get. Apart from that, हमको पता है अल्फा पोजीशन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप्स, अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो दैट इज़ फेयरली एसिडिक इन नेचर. उसका रीज़न क्या है? एसिडिक होता है वो, ठीक है. और जब आप उसके अंदर बेस ऐड करते हैं तो व्हाट हैपन्स, इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ द इनोलेट. ठीक है, इनोलेट बनता है मतलब बेस ने यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ मूव हुआ और ऑक्सीजन अपने के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सो दिस इज द इनोलेट. और उसके बाद आप फर्दर रिएक्शन करते हैं तो दीज आर कॉल्ड द एल्किलेशन रिएक्शन. सो इट हैज़ काइंड ऑफ अ डाइवर्स रिएक्टिविटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कंडीशंस दैट यू यूज, यू आइदर एंड अप गेटिंग द एडिशन प्रोडक्ट जहाँ पर कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, और इट में ऑल्सो बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. इनोलेट के केस में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. नाउ जो सबसे बेसिक रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि एल्डोल रिएक्शन है, हमको पता है उसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी प्रॉब्लमैटिक रिएक्शन. एक्चुअली पढ़ने में रिएक्शन है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आप रियल लाइफ में इसको अगर लैब में भी करने जाएंगे तो देर आर टाइम्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं. उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जैसे ही आप मान लीजिए अपने कार्बोनिल कंपाउंड है आपका, जो भी उसके अंदर आप बेस डालते हैं, तो होता क्या है कि आपका इनोलेट जैसे ही आपका इनोलेट बना, वो इनोलेट क्या करता है कि उसी मॉलिक्यूल के जो कार्बोनिल कंपाउंड है उस पर अटैक कर देता है. सो आपको ये अनवांटेड एडॉल प्रोडक्ट मिल जाता है. आप नहीं चाहते कि यही इनोलेट अपने मॉलिक्यूल के कार्बोनिल को अटैक करे, राइट. आप चाहते हैं कि ये इनोलेट फर्दर किसी एल्कलेशन या दूसरे न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे. सो उसके बाद यही साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है. सो वट यू एंड अप गेटिंग इज द अनवांटेड पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट. सो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे ये सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं, इस चैप्टर के अंदर हम वो देखेंगे, और दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी हम देखेंगे. ठीक है. So here they are talking about the important considerations that affect all alkylation. मतलब कौन कौन से important consideration है जो कि सारे alkylation को affect करते हैं. ठीक है. Let us suppose you are starting with an carbonyl compound which has an alpha hydrogen, right? So first step is always the formation of enolate. Now depending upon whether you are using a strong base or using a weak base, आपका इनोलेट कैसे बन रहा है या कितनी क्वांटिटी में बन रहा है ये वेरी करता है. लेट अस सपोज अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपका LiHMDS हो गया, आपका LDA हो गया, तो वो क्या करता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ दिस दिस कार्बोनिल इनटू द इनोलेट. मतलब आपका सारा का सारा कार्बोनिल इनोलेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. उसके बाद आपका इनोलेट अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पे टू गिव यू इन SN2 फैशन टू गिव यू दी एल्कलेटेड प्रोडक्ट, जो कि आपका सेकेंड स्टेप है एल्कलेशन, विच इज़ वाया SN2 रिएक्शन, राइट. और अगर आप मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं वीक बेस, जैसे कि आप KOH की बात कर रहे हैं, पोटेशियम टर्शियरी बुटॉक्साइड की बात कर रहे हैं, दीज आर वीक बेसिस, राइट. उस केसेस के अंदर आपका क्या होता है कि आपका जो एनायन बनता है वो बहुत कम बनता है आपका. यू कैन क्लियरली सी देर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर इक्विलिब्रियम फेवर करता है स्टार्टिंग मटेरियल को. और आपका जैसे ही थोड़ा सा आपका इनोलेट बना अंडर यूजिंग वीक बेस, ये चीज़ याद रखना, जैसे ही आपका ये थोड़ा सा बना वो फर्दर रिएक्ट करता है. तो आपका जिस तरह से स्लोली ये थोड़ा बनता रहता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जाता रहता है. सो दोनों की दोनों कंडीशंस को हम एक डिफरेंट कैटेगरी में भी डाल सकते हैं. यूजली वेन एवर यू यूज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस वी कॉल इट काइनेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस. ठीक है. और जब भी आप वीक बेस यूज़ करते हैं, वेन एवर देर इज एन इक्विलिब्रियम वी कॉल इट द थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड कंडीशन. जैसे फर्स्ट केस के अंदर जो आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं रिएक्शन, कि आपको क्या करना होगा, पहले आपको
अपना कार्बोनिल कंपाउंड लोगे, उसके अंदर आप क्या करोगे, बेस डालोगे, और उससे भी बेटर तरीका क्या है कि आप अपना बेस लोगे और उसके अंदर आप अपना कार्बोनिल कंपाउंड डालोगे। यूजली दैट इज़ द प्रेफर्ड, द रिवर्स एडिशन इज ऑलवेज द प्रेफर्ड वन। वो आगे हम देखेंगे उसका रीज़न क्या है, ठीक है। और आपका जैसे ही इनोलेट बना, उसके बाद व्हाट डू, यू ऐड योर एल्किल हैलाइड इनटू द रिएक्शन मिक्सचर टू गिव द डिजायर्ड प्रोडक्ट। जबकि अगर आप थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशन में कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप स्टार्टिंग मटेरियल, एल्किल हैलाइड और जो भी आपका वीक बेस है वो एक साथ आप ले लेते हैं एक ही पॉट में, और उसको आप घुमा देते हैं, ठीक है। रिएक्शन को आप स्टर कर देते हैं, तो जैसे जैसे आपका इनोलेट बनता रहता है वो उस पर रिएक्ट होता रहता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। अब प्रॉब्लम, अब देखिए, सो जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो अब इस चैप्टर के अंदर अब ये डिस्कस करने वाले हैं जो दूसरे ग्रुप्स, लेट अस से नाइट्राइल ग्रुप्स या नाइट्रो ग्रुप्स, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ इन्होंने बोला कि जिस तरह से कार्बोनिल ग्रुप्स कैन बी एल्कलेटेड, सिमिलरली आपके नाइट्राइल्स एंड नाइट्रोएल्केन्स कैन आल्सो बी एल्कलेटेड। अब नाइट्राइल ग्रुप का फ़ायदा क्या है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि हमारा नाइट्राइल ग्रुप है, हमको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी नाइट्रोजन, ठीक है। उसकी वजह से आपका क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के साथ कनेक्टेड है, वो क्या करता है, कार्बन को ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देता है, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब उस कार्बोनिल, इस वाले कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, जिसकी वजह से जब आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने नाइट्राइल है, उसमें बेस डाला, ये एब्स्ट्रैक्शन हुआ, तो आपका जब ये नाइट्राइल इनोलेट एनायन बनता है, ये नाइट्रो इनोलेट एनायन ये स्टार्टिंग कार्बन पे अटैक नहीं करता नाइट्राइल के। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है क्योंकि ये इतना इलेक्ट्रोफिलिक है ही नहीं। सो इसका मतलब जैसे ही आपका यहाँ इनोलेट जनरेट हुआ, इसने एल्काइल हैलाइड पे अटैक किया, आपको डिजायर्ड एल्कलेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। सो इट डज नॉट रिएक्ट विद द अदर मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्राइल। व्हाई? बिकॉज इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इनफ अंडर दीज कंडीशंस टू अंडरगो द रिएक्शन, ठीक है। ये एक रीज़न है। अब दूसरा, इसी का एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल दिखाया इन्होंने कि आपने यहाँ पर क्या लिया है, साइनो कंपाउंड लिया है, ठीक है। आपने क्या किया, एल्काइल ब्रोमाइड लिया हुआ है NaOH, और ये आपने फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट लिया है। अब फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट का इसका अंदर रोल क्या है इस रिएक्शन में? ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्होंने सॉल्वेंट नहीं दिया है, बट आई एम श्योर कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा, लेट अस से लाइक टॉल्विन होगा, और ऑफ कोर्स वाटर होगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसका रोल ये है कि फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट का टू पुल हाइड्रोक्साइड आयन इनटू द ऑर्गेनिक मीडिया। ऑर्गेनिक मीडिया में जब ये हाइड्रोक्साइड आयन को पुल कर रहा है, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर रहा है, इस वाले अल्फा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के बाद आपका क्या हो रहा है, एल्कलेशन हो रहा है टू गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट। और मान लीजिए अगर आपको नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, तो आप डाइबाल से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीका है इसको, मतलब एक तरह का सब्स्टिट्यूट है। और आपको सायोनों को आप एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सायोनों को आप एमीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी तरीके हैं। सायोनो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप मॉइटी। और रोल ऑफ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट कैन समटाइम बी आस्क्ड इन वेरियस इंटरव्यूज। आपको ये रिएक्शन दिया जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि इसका रोल क्या है, क्यों डाला है इसका, तो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे इसको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, मीन्स आई डोंट नो, अजीब अजीब से आंसर्स देते हैं, ठीक है। सो यू शुड नो द रीज़न ऑफ द यूज़ ऑफ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट, ओके। सो हियर दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द अदर रिएक्शंस वेयर, जहाँ पर हमारा साइनो है, अल्फा पोजीशन पे हमारा क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, सोडियम हाइड्राइड बेस यूज़ किया है, और हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा बेंजाइल क्लोराइड है, एल्कलेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी अपने टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्राइड लिया, तो आपका डाइमिथिलेशन हुआ, डायल्कलेशन, और बाद में क्या किया, साइनो ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करके एसिड उन्होंने जनरेट कर दिया। ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने देखा है कि देखिए, व्हेन यू हैव टू साइनो ग्रुप्स, यहाँ पर आपके दो साइनो ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये वाला हाइड्रोजन बहुत एसिडिक हो गया, जिसकी वजह से इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए यू डोंट नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इवन ट्राइथैलामीन कैन डू अ जॉब। सो हियर दिस इज अ वेरी वीक बेस, it's a very weak neutral amine, and this is just good enough to abstract this particular proton. Now, I am sure यहाँ पर इन्होंने equivalent नहीं दिए हुए हैं, I am sure they have used two equivalents of benzyl chloride, तभी आपका डाइअल्कलेशन हो रहा है। और हम लास्ट वाले पे आ जाते हैं। सो here what we have is a alkyl chain है, एक तरफ साइनो है, एक तरफ क्लोराइड है। what you have done is added NaOH,
प्रोटॉन आपका एब्स्ट्रैक्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, टू फॉर्म द इनोलेट, आपका यहाँ से इनोलेट बना। जब ये इनोलेट ने क्या किया, क्लोरो पे अटैक किया, तो टू गिव यू दी साइक्लोप्रोपेन रिंग विद साइनाइड ग्रुप। आपसे एक चीज़ पूछी जा सकती है, लेटर से इंटरव्यू के अंदर कुछ पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या फिर वैसे भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर वन ऑफ दिस कोई बाय प्रोडक्ट बता दीजिए जो बन सकता है, ठीक है। जब आप NaOH डाल के आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो NaOH का क्या हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर अटैक करके क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। सो रादर देन गेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू कैन ऑल्सो हैव अ प्रोडक्ट वेयर यू कैन हैव अ OH instead of the chloro, so that could be one of the side products of this particular reactions. तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। Now coming back to the alkylation of the nitroalkenes, अब यहाँ पे नाइट्रोएल्केन्स के एल्काइलेशन की बात कर रहा है। हमको पता है कि नाइट्रो ग्रुप इज अ वेरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। उसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि आपके 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। जैसे कि आपने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस की भी जरूरत है। इवन अ वीकर अमीन बेस डज द जॉब। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दोनों के दोनों ऑक्सीजन भी पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कार्बन से पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो रहा है एंड इट इज बिकमिंग वेरी एसिडिक इन नेचर, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई यू डोंट नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस, इवन अ वीक बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर प्रोटॉन टू गिव यू नाइट्रोस्टेबलाइज्ड एनायन। उसके बाद क्या हो रहा है, आपका एल्काइलेशन हो रहा है, ठीक है, टू गिव यू दी डिजायर्ड एल्किलेटेड प्रोडक्ट। हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं एक सिंपल नाइट्रो स्टेबलाइज्ड एनायन वर्सेस एन इनोलेट। अब इनोलेट के अंदर तो देख लीजिए कोई भी आपका दिस नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। यहाँ पे कार्बन है और आपका यहाँ पर भी कार्बन है, वेयरएज कंपेयर टू द ऑक्सीजन विच कैन स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रादर देन दी कार्बन। दैट इज द रीजन वाई दीज नाइट्रो स्टेबलाइज्ड एनायंस आर समटाइम्स प्रेफर्ड। ओके, समटाइम्स नाइट्रोएल्केन्स आर प्रेफर्ड। जैसे कि यहाँ पे अपने रिएक्शन दिया हुआ है कि वट दे हैव यूज्ड इज नाइट्रोमीथेन, बुटाइल लिथियम डाला, एल्किलेशन किया, डिजायर्ड प्रोडक्ट। हियर ऑल्सो यू हैव दी एल्किल नाइट्रो कंपाउंड्स, वही किया उन्होंने, यहाँ पर बेस नहीं दिया, बट आई एम श्योर दे हैव यूज्ड लाइक बुटाइल लिथियम, एल्किलेशन किया। एंड वी नो द नेफ रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रो को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द नेफ रिएक्शन। यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल, बुटाइल लिथियम एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, बेंजिल ब्रोमाइड पे एल्किलेशन कर दिया है, ठीक है। और लास्ट रिएक्शन के अंदर भी अगेन दे हैव यूज्ड टेट्राब्यूटिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। सो they have used like water and benzene, so it means it's a biphasic medium. So a role of this is actually to act as a phase transfer catalyst. Again, hydroxide is proton को abstract कर रहा है, alkylation to give you the alkylated product. So अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लिथियम इनोलेट्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। अब उन्होंने बात करनी शुरू करी। नाउ एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड अंडर बेसिक कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट इफ देयर इज एब्सोल्युटली नो अनइनोलाइजेबल कार्बोनिल प्रेजेंट। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट, व्हाट इज ही सेइंग कि अगर मान लीजिए आपने कीटोन लिया, अगर आपने पूरे के पूरे कीटोन को इनोलेट में कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली ये कीटोन, तब क्योंकि कीटोन बचा ही नहीं है, सो इट मीन्स द इनोलेट जस्ट कैन नॉट अटैक द स्टार्टिंग मटेरियल, राइट। सो उस कंडीशन, वो वाली कंडीशन कौन सी है, उस केसेस के अंदर हम कौन से वाले हम बेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में हमें सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने पड़ते हैं। तो बेसिस लाइक एलडीए, जैसे कि आपने सुना होगा लिथियम डाइसोप्रोपाइलामाइड, सॉरी, ठीक है, इसका नाम है लिथियम डाइसोप्रोपाइलामाइड एंड इट केम इनटू जनरल यूज इन 1970। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, यू जस्ट टेक डाइसोप्रोपाइलामीन एंड एट 0 डिग्री यू ऐड लाइक बुटाइल लिथियम, जस्ट स्टर द रिएक्शन मिक्सचर फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, आपका बुटाइल लिथियम रेडी हो जाता है। अब हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा एक चीज़, ठीक है, यू ऑलवेज जनरेट अ वीकर बेस फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर बेस। तो यहाँ पे आपका बुटाइल लिथियम इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एलडीए, ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखना। अगर आपका एलडीए स्ट्रॉन्गर हो, मान लीजिए कभी कभी इंटरव्यू में कंफ्यूज करते हैं, दे विल आस्क यू कि व्हाट यू हैव डन, बेसिकली यू हैव टेकन डाइसोप्रोपाइलामीन, यू हैव एडेड बुटाइल लिथियम, व्हाट यू हैव जनरेटेड एलडीए। दे कैन आस्क यू क्या आपका बुटाइल लिथियम का ये नेगेटिव, कैन इट जनरेट दिस हाइड्रोजन टू गिव यू दिस रिवर्सिबल प्रोडक्ट। आप तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सो इसके जस्टिफिकेशन है जो आप दे सकते हैं। पहला जस्टिफिकेशन आप ये कह सकते हैं कि बुटाइल लिथियम सिंस नेगेटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन, हियर द नेगेटिव चार्ज इज ऑन द नाइट्रोजन,
सो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंपेयर करें तो नेगेटिव चार्ज इज बेटर स्टेबलाइज्ड ओवर नाइट्रोजन। अगर नेगेटिव चार्ज इज बेटर स्टेबलाइज्ड ओवर नाइट्रोजन, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी वुड बी लेस। इट मीन्स LDA इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू बुटाइल लिथियम। ओके, ये चीज़। और दूसरी बात है, बुटेन आप रिएक्शन में से इजेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ गैस विच इज़ रिलीज, सो व्हाट यू जनरेट इज एन LDA। नाउ इफ यू यूज LDA इन सच रिएक्शंस, देन यू कैन कंप्लीटली डीप्रोटोनेट द कीटोन्स एज वेल एज द एस्टर्स। यहाँ पे हम दोनों की बात करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम एस्टर है ये और आपका ये कीटोन है, आप दोनों के दोनों को कंप्लीटली डीप्रोटोनेट कर सकते हैं। और हम उन्हें, जैसे कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं इनोलेट केमिस्ट्री पे, मैंने बताया यू कैन हैव 2 स्टीरियोकेमिस्ट्रीज। और अगर आपको ये जानना है कि ये कौन से वाले मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो रहा है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच माई वीडियोज ऑन Zimmermann-Traxler transition model, C versus O alkylation, E versus Z enolates. I can assure you आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इन फैक्ट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन द सेम प्लेलिस्ट, सो यू कैन वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट। नाउ अब देखिए, एक तरीका क्या होता है कि जनरली, अब आप प्रेफर्ड मेथड बताता हूँ आपको क्या होता है। अगर आप LDA लेंगे अराउंड बॉटम फ्लास्क में, और आप कीटोन, हमारा ये वाला हमारा एस्टर है, ये हमारा कीटोन है, अगर मान लीजिए आप कीटोन LDA में डालेंगे, तो मतलब हमारे रिएक्शन मीडियम में कभी भी एक्सेस ऑफ कीटोन या एस्टर प्रेजेंट है ही नहीं सेल्फ रिएक्ट होने के लिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए LDA डालेंगे एस्टर में या LDA डालेंगे कीटोन में, तो मान लीजिए आपने इसके अंदर मान लीजिए 10 ड्रॉप्स हैं, ठीक है, 10 ml है, लेट अस से ml में 10 ml आपका कीटोन है और आपका मतलब आपको 10 ml ही LDA चाहिए। तो जब आप शुरू के 5 ml इसके अंदर LDA डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आधा आपका इनोलेट बन चुका है, आधा कीटोन बचा है, तो वो इनोलेट कीटोन से रिएक्ट कर सकता है। सो दैट इज नॉट अ गुड सिनेरियो टू बी इन। तो आप क्या करते हैं, आप हमेशा कीटोन को LDA के अंदर डालते हैं, दैट इज द प्रेफर्ड अप्रोच, ताकि हमेशा जो बेस हमेशा एक्सेस में रहे, कीटोन कभी भी एक्सेस में या एस्टर कभी भी एक्सेस में ना आए। सो दैट इज वन ऑफ द वेज टू अवॉइड द द सेल्फ डाइमराइज्ड प्रोडक्ट या फिर खुद पे अटैक होने के प्रोडक्ट, मतलब इन केसेस के अंदर। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज जनरली आस्क्ड इन द इंटरव्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन हैव बेसिस लाइक लिथियम आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सामाइड, और आपका LiHMDS विच इज द बल्की बेस, LiTMP दिस इज ऑल्सो बल्की बेस। सो दीज आर द अदर बेसिस जो कि आप LDA के अलावा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि जब भी हम LDA यूज़ करते हैं द रिएक्शन प्रोसीड्स वाया काइनेटिकली, इट्स अ काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और हमें लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर व्हाट यू हैव इज एन इनोलेट ऑफ एन एस्टर, ठीक है। अब आपका क्या एल्कलेशन हुआ टू गिव यू द एल्कलेटेड प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपका क्या है कि कीटोन इनोलेट एल्कलेशन टू गिव यू द एल्कलेटेड प्रोडक्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। और मैंने अब जैसे बोला कि वो वीडियो बनाया हुआ कि दिस प्रोसीड्स वाया Zimmermann-Traxler ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन कीटोन। सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव एडेड LDA मैंने बोला कि हमेशा एब्स्ट्रैक्ट करता है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड से। यहाँ से आपका एनायन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, मिथाइल पे अटैक किया टू गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर व्हाट यू हैव इज दिस पर्टिकुलर कीटोन। यहाँ पर तो आपका हाइड्रोजन है ही नहीं, और अगर हाइड्रोजन मान लीजिए होता भी तो भी आपका LiHMDS इज अ बल्की बेस विच प्रोसीड्स बाय काइनेटिकली कंट्रोल्ड kinetically controlled enolate देता है. So it will abstract the proton from the least substituted side. So that is where it has abstracted the proton to give you the lithium enolate. Now what you are doing is basically you are opening an epoxide. So in order to activate this particular epoxide to opening, what you need is a Lewis acid. आप BF3 thread भी यूज़ कर सकते थे. यहाँ पर इन्होंने कोई भी Lewis acid बोला हुआ है, ठीक है. वो कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑक्सीजन से और इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक कर रहा है. सो इनोलेट ने अटैक किया टू गिव यू द डिजायर्ड न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड. अब यहां पर हम एल्कलीशन ऑफ एस्टर्स की बात करेंगे. अब देखिए एल्कलीशन ऑफ एस्टर्स के बारे में आपने 100% मुझे पता है कि आपने पढ़ा होगा और सबसे वेल नोन रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन. क्लेजन कंडेंसेशन हमें पता है कि इट हैपन्स वाया दी सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एस्टर. तो मतलब आपका क्या आता है कि जैसे कि ये वाला आपका क्या होगा इथाइल एसीटेट आपका या फिर मिथाइल एसीटेट या बुटाइल एसीटेट कोई भी वो सेल्फ रिएक्ट करके आपको क्या देता है बीटा कीटो एस्टर. So that reaction is a very well known reaction called Claisen condensation. So इसका मतलब जैसे ही आप एस्टर में बेस डालते हैं आपका एस्टर इनोलेट बनता है और वो दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल्स को अटैक करके सेल्फ कंडेंस्ड प्रोडक्ट देता है. सो इट मीन्स इसको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. बट
क्या तरीके हैं, आर देयर एनी मेथड्स जिससे हम ऐसा रोक सकते हैं? ठीक है, जी हाँ है। या तो हम ऐसी कंडीशन डेवलप करें जिसके अंदर क्लेजन कंडीशन स्लो हो, ये इन्होंने फर्स्ट बोला है। आई डोंट नो विच कंडीशन ही इज टॉकिंग अबाउट। एंड द सेकंड थिंग इट सेज इज दैट, जो कि मैंने पहले बोला, टू ऐड अ सॉल्यूशन ऑफ एस्टर टू द एलडीए, मतलब आपको हमेशा एस्टर डालना है एलडीए में ताकि कभी भी एक्सेस ऑफ इनोलेट आपका हो ही ना एस्टर से रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, रादर देन दी नॉर्मल एडिशन। तीसरा तरीका है कि एक बल्कि ग्रुप लेने का यहाँ पर, रादर देन द मिथिल एस्टर और द इथिल एस्टर, जस्ट टेक अ टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे जब आप ऐसा करेंगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बहुत बल्कि ग्रुप होता है, तो आपका एस्टर इनोलेट इस पर रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका इनोलेट बनेगा वो इजीली इट कैन अंडरगो SN2 सब्स्टिट्यूशन टू गिव यू द डिजायर्ड एल्किलेटेड product rather than the attack, rather than the self dimerized product, ठीक है। So these are the three ways via which you can basically avoid the self dimerization of esters। अब यहां वो बात कर रहा है एल्किलेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमको पता है कि ये वाला हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होता है, दिस कैन ईजिली बी लाइक यू नो फॉर्म, हम इसका सोडियम सॉल्ट बना सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर बुटाइल लिथियम डालते हैं तो पहला इक्विवेलेंट ऑफ बुटाइल लिथियम हमेशा क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस वाले अब हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन रिलीज हो गई और इसका लिथियम सॉल्ट बना। दूसरा बुटाइल लिथियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव हो जाएगा और ऑक्सीजन का इधर बॉन्ड मूव हो जाएगा टू गिव यू दिस पर्टिकुलर इनोलेट। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही आपने एल्काइल हैलाइड डाला, ये आपका इधर आया, अटैक करके SN2 सब्स्टिट्यूशन टू गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। उसके अलावा व्हाट यू हैव हियर इज एन बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। तो आपने यहाँ एलडीए के 3 इक्विवेलेंट यूज़ किए। 3 क्यों यूज़ करने पड़े, क्योंकि पहला इक्विवेलेंट आपका क्या कर रहा है, इस वाले हाइड्रोजन को आपका एसिडिक को प्लग कर रहा है प्रोटॉन, दूसरा वाला नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको प्लग कर रहा है, तीसरा वाला क्या कर रहा है, यहाँ पर इनोलेट बना रहा है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इस पूरे का पूरा दिस इज नथिंग बट अ बॉक ग्रुप है, ठीक है। ये जो बॉक ग्रुप है ये वाला है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बेंजिल ब्रोमाइड डाला, इनोलेट आया, अटैक किया, बाद में क्या किया, सिंपल उसको एक्वस वर्कअप कर दिया तो गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ओके। So next we are going to talk about the C alkylation versus O alkylation. In fact I have already made a video on C alkylation versus O alkylation, but फिर भी देख लेते हैं। ये पूछे कि why do enolate alkylate on carbon, मतलब कार्बन पे ही alkylation क्यों होता है। हमको पता है कि 2 साइड्स हैं, ठीक है, O के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और होता है क्या, इनोलेट में चार्ज नेगेटिव वापस आता है और कार्बन से एल्किलेशन होता है। तो आपका O एल्किलेशन भी हो सकता है और C एल्किलेशन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 साइड्स हैं न्यूक्लियोफिलिक। ऐसी होता क्या है कि अगर हम FMO थ्योरी के हिसाब से देखें तो जो कार्बन का है ना वो ग्रेटर कॉफिशिएंट होता है इन दी होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, जिसकी वजह से व्हाट इट डज, इट मेक्स दिस कार्बन एज अ सॉफ्टर न्यूक्लियोफिलिक साइट, और सॉफ्टर न्यूक्लियोफिलिक साइट एज पर दी HSAB थ्योरी रिएक्ट विद द सॉफ्टर बेसिस, राइट। HSAB थ्योरी के हिसाब से नाउ इट रिएक्ट्स विद द सॉफ्टर इलेक्ट्रोफाइल। तो सॉफ्टर इलेक्ट्रोफाइल्स आपका क्या होगा, मिथाइल आइडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन हमारा क्या करता है, इट कैरीज अ ग्रेटर charge, right? So as a result of which it is a harder nucleophilic site, so it tends to react with electrophiles like methyl mesylate और methyl triflate और methyl tosylate, ठीक है, उनके साथ वो react करता है। उसके अलावा एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो कौन से अदर फैक्टर हैं जो C एल्किलेशन और O एल्किलेशन को फेवर करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गए HMPA हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड या DMF, ये प्रमोट करते हैं O एल्किलेशन। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये होता है कि ये आपके जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक HMP और DMF होते हैं, ये जो काउंटर कैटायन होता है, जैसे यहाँ मैंने तो O- लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसका लिथियम आयन या फिर सोडियम आयन नहीं दिखाया। व्हाट दे डू बेसिकली, दे कोऑर्डिनेट विद दैट काउंटर कैटायन, उसके साथ इंटरैक्ट कर लेते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे रिमूव द स्टेट ऑफ एग्रीगेशन अराउंड द काउंटर एनायन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे मेक द इनोलेट्स और O नेगेटिव मच मोर रिएक्टिव, ठीक है। जबकि आपका क्या होता है, इथेरिकल सॉल्वेंट लाइक THF और DME ये वो प्रमोट करते हैं आपका C एल्किलेशन, क्योंकि जो ऑक्सीजन के अराउंड जो भी आपके जो एनायन होते हैं कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाता उस केस में, ठीक है।
ये रीज़न है। उसके अलावा आपके जैसे कि लार्जर एल्कली मेटल्स, और उसका ऑर्डर ये है सीजियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। लार्जर एल्कली मेटल्स क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन और एल्कली मेटल का जो सेपरेशन है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नेगेटिव है ना ये और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, मतलब इट बिकम्स मोर रिएक्टिव, एज अ रिजल्ट ऑफ इट फेवर्स दी ओ एल्कलेशन, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक जो वीडियो बनाया हुआ सी एल्कलेशन वर्सेज ओ एल्कलेशन, यू कैन वॉच दैट वीडियो और डिटेल में। नाउ दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एल्कलेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स, ठीक है। एल्डिहाइड इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव, एक्चुअली हमारे कीटोन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्डिहाइड का इशू क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप एलडीए भी डाल रहे हैं एल्डिहाइड में, जैसे कि मैंने बोला कि आप यहाँ एलडीए इसमें डाल रहे हैं एल्डिहाइड में, ठीक है, ना कि कंसिडरिंग कि हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि आप एलडीए डाल रहे हैं एल्डिहाइड में, तो जैसे ही आपका ये एब्स्ट्रैक्शन हुआ और लिथियम इलोनेट बना थोड़ा सा, वो क्या करेगा, जो बचा हुआ एल्डिहाइड है उस पर अटैक करके आपको सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट दे देगा। ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ऐसा भी देखा गया है कि एलडीए एल्डिहाइड पे अटैक करके एडिशन प्रोडक्ट दे देता है। सो दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। तो क्या हम ऐसा कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हम मास्क कर सकें एल्डिहाइड मॉइटी को, या फिर जिसके अंदर हम कुछ ऐसा हम फंक्शनल ग्रुप यूज़ करें जो कि इनॉल इक्विवेलेंट हो, जो कि एल्डिहाइड के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। Exactly, we can use that. So these are called the enol equivalents, specific enol equivalents. So the first strategy that we are going to talk about will be enamines, and then we are going to talk about the silyl enol ether, and the third we are going to talk about the aza-enolates, which are derived from the imine. पहले ही थोड़ा बता देता हूँ, जैसे इनामीन्स को जब भी हम स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो हमको इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि SN2 सब्स्टिट्यूशन, जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं हमारे, दे हैव टू बी रिएक्टिव। जैसे कि आपके एल्काइल हैलाइड्स हो गए, बेंजाइल हैलाइड्स हो गए आपके, या फिर आपके अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए, और सिलाइल इनॉल ईथर इट प्रोसीड्स वाया इट्स प्रोसीड बाय SN1, मतलब कार्बोकैटायन जिसके अंदर बनता है। और एज आई इनोलेट्स आउट ऑफ दीज 3 आर दी बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। हम आगे चल के देखते हैं वो चीज़। जैसे कि सब मैंने बोला था, इनामीन्स कैन ओनली बी यूज विद रिएक्टिव एल्कलेटिंग एजेंट, मतलब ये चीज़ें हमेशा याद रखना। एलाइल हैलाइड, जैसे कि आपका क्या हो गया एलाइल ब्रोमाइड, या फिर आपका एलाइल क्लोराइड, यहाँ पे आपका क्लोराइड तो यहाँ रिएक्ट नहीं होगा। बेंजाइल हैलाइड हो गया आपके, जैसे कि बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजिल क्लोराइड, या अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब जैसे आपका बीटा कीटो एस्टर हो गया, या फिर अल्फा क्लोरो एसीटोन हो गया, ठीक है, उनके साथ, ठीक है। तो हम इनामीन बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। हम कोई भी कीटोन लेंगे, साइक्लिक कीटोन, और उसके अंदर हम सेकेंडरी अमीन यूज़ करेंगे। सो एक चीज़ हमेशा याद रखो, इनामीन्स आर ऑलवेज फॉर्म व्हेन यू यूज सेकेंडरी अमीन, ठीक है। सेकेंडरी अमीन इज द रिक्वायरमेंट, प्राइमरी अमीन से यू ऑलवेज गेट इमीन, एंड वेन एवर यूज सेकेंडरी अमीन, it doesn't matter whether it is aldehyde or ketone, you always want enamine। और ये जो नाम है enamine, ये कहाँ से आया, ठीक है, जैसे क्योंकि डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ईन कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईन प्लस व्हाट वी हैव इज एन amine, so this is ene amine, right? So it's a combination of both of them. So what do? Is basically we take ketone or aldehyde, we add secondary amine, and we add catalytic acid. So this can be paratoluene sulfonic acid. So this is the entire mechanistic pathway via which the enamine formation टेक्स प्लेस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसका फ़ायदा क्या है आपका, इसका फ़ायदा ये है कि जो इनामीन होता है कि हमारा न्यूट्रल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, तो हमको इसको सिंपली हीट करना होता है। सो व्हाट हैपेंस, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन दे कम बैक, और ये इसको रिएक्ट करते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली डिपिक्टेड हियर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे कम, सो दिस डबल बॉन्ड अटैक्स द R ग्रुप, सो द एल्कलेशन टेक्स प्लेस। लेकिन कंडीशन क्या है, ये एल्कलेटिंग एजेंट हैज़ टू बी रिएक्टिव। और उसके बाद आपका क्या करता है कि ये इमीन बनता है। सो दिस इज द इमीनियम आयन दैट फॉर्म्स ऑन दिस इक्विलिब्रिएट्स, इस दोनों के दोनों स्टेट में। इट डजेंट मैटर आपका ये है या डजेंट मैटर आपका इनामीन है, तो जैसे ही आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, यू गेट द डिजायर्ड कीटोन विद अल्फा एल्कलेशन। तो आपने एक तरह से क्या ऑपरेशन किया, आपने कीटोन दिया, इनामीन बनाया, एल्कलेशन किया, हाइड्रोलिसिस किया, आपका अल्फा एल्कलेशन हो गया। बट कंडीशन कि आपको रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जांपल हैं दो। यहाँ पे आपने क्या किया, एलाइल ब्रोमाइड यूज़ किया, एसिटोनाइट्राइल सॉल्वेंट, हाइड्रोलिसिस करके अल्फा एल्कलेशन, सेम रिएक्शन कंडीशन, ये यूज़ किया, अल्फा एल्कलेशन। सो दिस इज एलाइल ब्रोमाइड, हमको पता है दिस इज मोर रिएक्टिव, और वैसे भी यहाँ पर तो रिएक्शन जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट।
उसके अलावा एक जो दो चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, लेट अस सपोज इफ यू आर स्टार्टिंग विद एन अनसिमेट्रिक कीटोन, यहाँ पर हमारा कीटोन, यहाँ पर कीटोन, और आप अगर इसका मान लीजिए बनाना चाहते हैं इनएमीन, तो इनएमीन हमेशा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइट पर ही फॉर्म होता है। ये एक तरह से मान लीजिए उसका एडवांटेज कह लीजिए या डिसएडवांटेज कह लीजिए, ठीक है। हम वो भी कर सकते हैं, देयर आर मेथड्स बाय विच वी कैन ऑल्सो फॉर्म दी मोर सब्स्टिट्यूटेड इनामीन्स, बट वो दूसरे तरीके हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बाद में कभी कोई जब वैसा प्रॉब्लम आएगा। और उसका रीज़न क्या है, देखिए अगर आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे इनामीन बनता है तो क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये वाले के बाद दे हैव टू बी इन द सेम प्लेन, राइट, टू हैव अ कॉन्जुगेशन अच्छे से, राइट, इन ऑर्डर टू हैव अ प्लेनैरिटी। अगर ये बनेगा आपका तो आपकी क्या होगी, प्लेनैरिटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि ये वाला आपके ग्रुप जो गए यहाँ पे जैसे मिथाइल है और आर ग्रुप, इनके बीच में क्या होगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से ये मूव कर जाएगा। दैट इज द रीजन वाई द इक्विलिब्रियम ऑलवेज लाइज इन फेवर ऑफ लेस हिंडर्ड इनामीन रादर देन दी मोर हिंडर्ड इनामीन, ठीक है। तो इनामीन इज ऑलवेज फेवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेस हिंडर्स, ठीक है। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग मटेरियल लिया, आपने सेकेंडरी अमीन लिया कैटालिटिक एसिड, सो लेस सब्स्टिट्यूट इनामीन इज फॉर्म्स एंड द इलेक्ट्रोफाइल दैट वी हैव यूज्ड इज अल्फा ब्रोमो कीटोन, राइट, अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये हमारा क्या है, इट्स अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आए, एल्कलेशन हुआ, हाइड्रोलिसिस किया, सो दिस इज द डिजायर्ड कंपाउंड दैट वी हैव गॉट, तो बीटा कीटोन। अब इसको एक स्टेप फर्दर भी कर सकते, अगर मान लीजिए मैं इसको एमोनिया से रिएक्शन कर देता तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, पायरॉल बन जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कुड हैव बीन आस्क्ड टू यू, ठीक है। सो एक और दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या है इनामीन से, मान लीजिए कि जैसे कि मैंने बोला कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने अब हमारा क्या लिया है, आपने इनामीन लिया, सो यहाँ पर हम एक तरह से नट शेल के अंदर दिखा रहे हैं कि क्या है इनामीन, जो आपको याद रखना है। हमेशा आपको रिएक्टिव एल्कलेटिंग एजेंट चाहिए ये वाले, ठीक है, विच इज़ बेंजिल हैलाइड्स, आपको एलाइलिक हैलाइड्स एंड अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये चाहिए। आपने क्या किया, सी अल्काइलेशन होगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए आप अगर यूज़ कर रहे हैं सिंपल अल्काइल हैलाइड जैसे कि मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड या दूसरे वाले, तो क्या करता है आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अल्काइलेशन। तो इसका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दैट व्हाट इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम्स में ये आ जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी से इनामीन देखते हैं, सी एल्काइलेटेड प्रोडक्ट बना के आंसर दे देते हैं, जबकि उस कंडीशन में आपका क्या होता है, एन एल्काइलेशन होता है एंड द प्रोडक्ट दैट यू गेट इज ये जो स्टार्टिंग कीटोन प्लस कुछ आपको एमीन बन जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू गेट, विच इज़ वन ऑफ द इशूज विद इनामीन केमिस्ट्री, that you need is a reactive alkylating agent. So just keep this thing in mind. So यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि apart from ketone you can also use aldehydes. तो यहाँ पर what you have is a secondary amine, what you have under catalytic conditions. So आपने aldehyde का भी क्या किया, इनएमीन बनाया, और the electrophile that you have used is the ethyl bromo acetate, ठीक है। क्या किया, जब आपका इमीन आया, एल्कलेशन हुआ टू गिव द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो बेसिकली आपने जो एल्डिहाइड को क्या किया, आपने मास्क कर दिया, यू हैव मास्क, और बाद में आपने रीजनरेट कर दिया। तो एक तरह से आपने एल्डिहाइड का अल्फा एल्कलेशन किया है विद दिस वन, ठीक है, वाया इनामीन स्ट्रेटजी। उसके अलावा आपने ये वाले एल्डिहाइड में अगेन इनामीन बनाया, एलाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट किया टू गिव यू दी एल्कलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये एक इसका मेन ड्रॉबैक है कि आपको एक्टिवेटेड अल्काइल हैलाइड चाहिए होता है। तो नेक्स्ट वाले के हम देखेंगे कि दे उस तरह के इनॉल इक्विवेलेंट जो कि रिएक्ट करते हैं SN1 रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल से, मतलब हम सिलाइल इनॉल ईथर्स के बारे में बात करते हैं। सो सिनाइल इनॉल ईथर्स आर एल्कलेटेड बाय SN1 रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, ठीक है। हमको पता है सिनाइल इनॉल ईथर क्या होता है कि लेस रिएक्टिव होते हैं जितने भी सिनाइल इनॉल ईथर हैं, और इनको चाहिए होता है कि मोर पोटेंट इलेक्ट्रोफाइल कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब आपका क्या हो गया कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान लीजिए कोई भी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड लाइक TiCl4 यूज़ करना पड़ेगा। TiCl4 जैसे ही आप यूज़ करेंगे व्हाट यू गेट इज़ अ
फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन फॉर्म करेंगे तो आपका जो सिलाइल इनॉल ईथर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस पे वापस आएंगे और आपका एल्कलेशन करेगा, ठीक है। टू गिव यू दिस वन, तो आपने जो शुरू के अंदर क्लोराइड यहाँ से जो आपने रिलीज किया है, वो क्लोराइड क्या करता है, टीएमएस पे अटैक करता है टू गिव यू दी अल्फा एल्कलेशन। बट इस केस के अंदर जो आप अपना एल्काइल हैलाइड आप जो कार्बोकैटायन जनरेट कर रहे हैं वो इन situ आप जनरेट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस में आपका क्या होता है, TiCl4 भी यूज़ होता है, SnCl4 भी आपका यूज़ होता है, तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप कीटोन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, TMS क्लोराइड और टाइथैलामीन से आप क्या कर रहे हैं, इनॉल ईथर बना रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द इनॉल ईथर दैट यू आर जनरेटिंग। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ कि ये पूरी की पूरी मॉइटी आपको पे अल्फा एल्कलेशन करना है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं दिस इज अ टर्शरी सेंटर, जो कि बहुत मुश्किल है इंट्रोड्यूस करना नॉर्मल कंडीशन। तो आपने क्या एडवांटेज लिया, आपने सिलाइल इनॉल ईथर की यूटिलिटी का एडवांटेज लिया, जहाँ पे आपने इस तरह का आपने एल्काइल क्लोराइड लिया, जहाँ पे आपने TiCl4 यूज़ किया टू जनरेट अ कार्बोकैटायन एट दिस पोजीशन। मतलब आपने क्या जनरेट किया, आपने टर्शरी कार्बोकैटायन यूज़ किया और उसके बाद आपने एल्कलेशन किया। अब टर्शरी साइड पे एल्काइलेशन करना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट, सो दैट इज वेयर सिलाइल इनॉल ईथर केमिस्ट्री वर्क्स रियली वेल, ठीक है। आपने मैकेनिज्म देख ही लिया, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ आता है और ये अटैक करता है उस कार्बोकैटायन जो बना है, और कार्बोकैटायन आपका इन situ ही इसमें जनरेट होता है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एजाइनोलेट्स के बारे में, ठीक है। अब ये चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा चार्ट है, लेट अस जस्ट ब्रीफली इसके ऊपर रुक के हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम एल्डिहाइड, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने बोला एल्डिहाइड है, काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है, इसका इट इज़ प्रॉब्लमेटिक, राइट, ये हमने बात करी। मतलब जब हम बेस डालते हैं तो व्हाट वी जनरेट इज एन इनोलेट, ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है, और जो इसका इनोलेट जनरेट होता है ये हाईली न्यूक्लियोफिलिक है। तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स लाइक सेल्फ कंडेंसेशन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी और ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी वजह से, ठीक है, क्या है। और दूसरी चीज़ है, क्या हम इसका कोई इनोल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जो एल्डिहाइड का इनोल इक्विवेलेंट है वो ये होता है, और ये तो स्टेबल है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो हम ये तो बना ही नहीं सकते, इसके बारे में भूल जाइए। उसका दूसरा इलाज क्या है, एल्डिहाइड को हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एमीन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू फॉर्म दी इनएमीन। और हमको पता है कि इनएमीन्स आर स्टेबल, लेकिन ये क्या है, हमारे वीकली न्यूक्लियोफिलिक है। तो आपको जो भी एल्कलेटिंग रिएजेंट चाहिए वो रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम प्राइमरी की बात करें, अगर हम इसके अंदर करें, प्राइमरी में तो हमें पता है हमेशा इमीन बनता है, ठीक है। ये हमारे बहुत वीकली इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब आप इमीन पे अगर रिएक्शन भी करना चाहेंगे इस वाली साइड पे तो बहुत वीकली इलेक्ट्रोफिल है। लेकिन एक एडवांटेज क्या है, अगर आप इस इमीन के अंदर अगर आप बेस डाल दें, ठीक है, तो बेस क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन आपका एब्स्ट्रैक्शन होता है, प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन हुआ, सो व्हाट यू फॉर्म इज दिस एजाइनोलेट्स। सो दीज आर कॉल्ड एजाइनोलेट्स। और एजाइनोलेट क्या है कि हमारे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब एजाइनोलेट का फ़ायदा क्या है कि ये कभी भी आपको इमीन के इसको अटैक नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इमीन्स तो बहुत वीकली इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, दैट नॉट इवन एजाइनोलेट विल रिएक्ट ऑन विद दैम। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एजाइनोलेट। अब इसकी हम सर्टन रिएक्शंस देख लेते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक एट कि यहाँ पर देखिए एजाइनोलेट को हम बनाएंगे कैसे। हमने हमारा क्या लिया कि मैं हमेशा याद रखना, इमीन तभी बनता है व्हेन यू टेक एल्डिहाइड एंड प्राइमरी एमीन, हमेशा याद रखना। सो दिस इज द प्राइमरी एमीन वी हैव, कैटलाइटिक एसिड हमने लिया, सो व्हाट वी हैव फॉर्म इज एन इमीन। और उसके बाद आपने क्या डाला, उसके अंदर आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दी। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला। यहाँ पर हमको पता है, आप ये सोच लेंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह यूज होता है, राइट, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर आल्सो यूज्ड एज अ बेस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे यूज हो रहा है टू एब्स्ट्रैक्ट दिस एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया, ये यहाँ आया, ये इस पे इमीन आया। सो व्हाट यू फॉर्म्ड इज दिस एजाइनोलेट। अब हमारे यहाँ के नेगेटिवली चार्ज विच इज बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सॉरी not methyl, it is being stabilized by magnesium bromide. So what do you generate is this particular azainolate. Now अब इस azainolate का alkylation कैसे कर सकते हैं, जब आप इसके अंदर बेंजिल ब्रोमाइड डालेंगे तो अगेन ये वापस आएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो गया, alkylation हो गया।
टू गिव यू दिस स्पीशीज। और हमको पता है कि इमीन्स कैन ईजिली बी हाइड्रोलाइज टू द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड अंडर एसिडिक कंडीशन। तो आपने क्या किया, रिएक्शन खत्म होने का तो उसको हाइड्रोलाइज कर दिया एसिडिक कंडीशन टू जनरेट दी एल्डिहाइड्स। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। अब हमने हमारा ये वाला एल्डिहाइड लिया, हमने एमीन लिया, कैटालिटिक कंडीशनर टू ये जनरेट एन इमीन। हमने यहाँ पर क्या डाला, हमने एलडीए डाला। ठीक है, लिथियम डाइसोप्रोपाइल एमाइड, नो दिस इज नॉट एलडीए, यहाँ पर डाइसोप्रोपाइल की जगह डाइथाइल है, बट सिमिलर टू एलडीए। अब इसने क्या किया, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया टू फॉर्म दी एजाइनोलेट। अब उसके बाद हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड एल्काइल ब्रोमाइड डाला एक। ठीक है, अगेन ये वापस आया, इस पे अटैक किया टू गिव यू द डिजायर्ड एल्किलेटेड प्रोडक्ट। और बाद में आपने क्या किया, हाइड्रोलाइज कर दिया इमीन जो भी था टू गिव यू द डिजायर्ड एल्डिहाइड। बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। ठीक है, अब तक हमें जो लिख रहा है कि एजाइनोलेट बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर हमको ऐसा नहीं है कि हमको रिएक्टिव एल्काइल ब्रोमाइड चाहिए या फिर हमको कुछ फैंसी लुइस एसिड चाहिए। बहुत अच्छा वो है, मतलब दीज आर प्रीटी गुड कंडीशन। जबकि हमको पता है इनमीन्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एल्किलेटिंग एजेंट टू रिएक्टिव एल्किलेटिंग एजेंट चाहिए, और इनॉल ईथर के लिए हमको चाहिए SN1 रिएक्टिव एल्किलेटिंग एजेंट। मतलब दोनों की कोई ना कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, जबकि एजाइनोलेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, Now we are going to talk about the alkylation of the beta dicarbonyl compounds। ठीक है, बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड। अब हमारे क्या है कि डाइकार्बोनिल का मतलब है कि इट हैज़ टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। बीटा मतलब बीटा पोजीशन, जैसे अगर इसको मान लेंगे हम, इसको अल्फा मानेंगे तो इसको बीटा। ठीक है, मतलब 2 कार्बोनिल ग्रुप है। और हमको पता है कि ये प्रोटोन जो कि 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस प्रोटोन। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोटोन की पीके हमारी क्या 10 से 15 के बीच में, और इसकी पीके क्या है इस वाले की, इज ग्रेटर देन 20। तो अगर हम बेस डालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने क्या डाला, पोटेशियम इथॉक्साइड डाला होगा या सोडियम इथॉक्साइड डाला होगा, तो ये प्रोटोन आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा टू गिव यू दिस पर्टिकुलर इनोलेट। अब ये इनोलेट आसानी से इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये आपका बहुत एसिडिक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों कार्बोनिल के बीच में। तो उसके बाद जब आपने एल्काइल हैलाइड डाला, एल्कलेशन आपका कहाँ हुआ, दोनों के दोनों कार्बोनिल्स के बीच में हुआ। ठीक है, जैसे कि आपने 1,3 डाइकार्बोनिल लिया है वाला, पोटेशियम कार्बोनेट मिथाइल हाइड्राइड डाला, यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन इन दोनों के बीच में हुआ, मिथाइलाइलेशन होके गिव द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर डाइथाइल मैनोलेट है, इथाइल एसिटोएसिटेट, अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा डाइकार्बोनिल। कीटोन नहीं है तो क्या हुआ, डाइकार्बोनिल ग्रुप तो हैं दोनों के दोनों बीटा पोजीशन पे, राइट। सो दे फॉलो द सेम पाथवे। अब हम क्लियरली एक चीज देखो, ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है इनॉल टॉन्टोमर के अंदर। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है कि इस पर्टिकुलर हमारी इनॉल फॉर्म के अंदर देयर इज अ 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, सो देयर इज अ 6 मेंबर्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज द रीजन व्हाई दे एग्जिस्ट एज अ स्टेबल इनॉल टॉन्टोमर, बट इवन एट रूम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम फेवर्स द इनॉल। सिमिलरली इथाइल एसिटोएसिटेट के अंदर भी यू हैव दी इनॉल टॉन्टोमर। उसका रीजन भी अगेन क्या है, 6 मेंबर्ड इंट्रामोलिकुलर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब हम बात थोड़ा सा और देख लेते हैं एल्कलेशन का इसका। अब आपका डाइथाइल मैनोलेट लिया, इसमें आपने सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल डाला, अगेन आपने यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये इनोलेट जनरेट किया, आपने एल्काइल हैलाइड डाला है टू गिव यू द डिजायर्ड एल्कलेटेड प्रोडक्ट। आपका यहाँ इथाइल एसिटोएसिटेट है, सोडियम टर्शियम बुटॉक्साइड इथेनॉल इन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेम एल्कलेशन आपका हो रहा है कि आपका यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, ये इनोलेट बना, गिव यू दी डिजायर्ड एल्कलेटेड प्रोडक्ट। हेयर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम हेयर व्हाट यू हैव इज बेसिकली यहाँ पर आपका बीटा कीटोन नहीं है, अब यहाँ पे आपका सायोनो है, बट अगेन ये प्रोटोन तो एसिडिक है, तो आपने सोडियम हाइड्राइड यूज़ किया, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया, इस प्रोटोन ने क्या किया, SN2 सब्स्टिट्यूशन करके टोसाइल ग्रुप बीइंग अ गुड लीविंग ग्रुप डिस्प्लेस हुआ, आपको डिजायर्ड एल्कलेटेड प्रोडक्ट मिल गया, आपका ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो गया। नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटोएसिटेट डेरिवेटिव्स। मतलब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपके बीटा कीटो एस्टर होते हैं या आपके यहाँ पर हमारा क्या है कि दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ठीक है, बीटा कीटो एस्टर, यहाँ पर आपका क्या है कि अल्फा बीटा, दिस इज ऑल्सो बीटा कीटो एस्टर। ठीक है,
जब भी हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको कीटोन मिलते हैं। जब भी हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे एसीटोएसीटेट का, हमेशा कीटोन मिलेगा। और जब भी हम मेलोनेट डेरिवेटिव्स का करेंगे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज यूजुअली आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो जब भी हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे NaOH से, हमने NaOH से हाइड्रोलिसिस किया, सो व्हाट डू यू फॉर्म इज दी, हमको पता है कि अंडर बेसिक कंडीशन एस्टर्स कैन बी हाइड्रोलाइज, सो व्हाट यू फॉर्म इज दी सोडियम सॉल्ट ऑफ दी कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें आपने क्या किया, बाद में आपने इसको जैसे ही आप इसके अंदर एसिड डाल के हीट करेंगे, व्हाट यू फॉर्म इज द कीटोन प्रोडक्ट। और ये कैसे होता है, और जब आप इसके अंदर एसिड डालते हैं, सो दिस इज व्हाट यू जनरेट, सो दिस इज द 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यू जनरेट। और जब आप इसको हीट करते हैं, दिस इज हाउ द बॉन्ड्स शिफ्ट। तो आपके इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है इज द रिलीज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस रिलीज हुई, एंड व्हाट यू फॉर्म इज द इनॉल डेरिवेटिव ऑफ द कीटोन विच ट्रांटोमराइज टू गिव यू द कीटोन। एक्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स विद द मेलोनेट डेरिवेटिव्स। आपने जैसे ही आपने हाइड्रोलिसिस किया, इस वाले एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस हुआ, इसका भी हाइड्रोलिसिस हुआ, दोनों का एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस हो गया। और आपने क्या किया, HCl डाल के हीट किया। HCl आप जब आपने डाला, इसका भी आपका H आ गया, यहाँ पर भी एसिड, यहाँ पे भी आपका जो कार्बोक्सिलेट एनायन था, जो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये भी कार्बोक्सिलेट एसिड हो गया। आपने जब हीट किया, there is a decarboxylation that takes place via 6-member transition state, and what you have is an enol of carboxylic acid which tautomerize to give you the carboxylic acid derivative. So these two are one of the most important methods. ठीक है, so now they are talking about one of the most important decarboxylation method, that is the Krebs decarboxylation. And I can assure you guys, so this is one of the topics on which you are definitely going to see a question in near future, either in GATE or TIFR or in NET exam. ठीक है, Krebs decarboxylation is one of the other methods by which either beta keto ester, ठीक है, या फिर आपका क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया कि मेलोनेट एस्टर, सॉरी, उसको आप क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने यहाँ क्या किया, आपने डाइमिथाइल मेलोनेट लिया, सोडियम मिथॉक्साइड लिया, जनरेट किया, एल्किलेशन आपने किया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू जनरेट नाउ। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप जैसे उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं और वेट DMSO। व्हाट डू दे मीन बाय वेट DMSO? इट मीन्स द DMSO इज नॉट ड्राइड, सो इट मीन्स इट हैज सम मॉइस्चर इन इट, ठीक है। तो जब आप वो कर रहे हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस दिस पर्टिकुलर पूरा का पूरा आपका CO2 Me ग्रुप पूरा का पूरा आपका क्लीव हो जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म और ज़्यादा अनयूजुअल मैकेनिज्म है। आप नॉर्मली क्या देखते हैं कि जैसे कि आपका मान लीजिए एस्टर हो गया, उस पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिल आपका कार्बोनिल पे अटैक करता है और इस तरह से दिस इज हाउ द अटैक टेक्स प्लेस। और जनरली क्या होता है, एसिड कैटलाइज्ड, मतलब जब भी आप करते हैं, जब मान लीजिए कोई भी आपको एस्टर, आप एस्टर के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे कि दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर ग्रुप, और हमको पता है कि टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर ग्रुप्स कैन बी क्लीव्ड अंडर एसिडिक कंडीशन। और उस केस के अंदर आपका क्या होता है कि इस तरह से क्लीवेज होता है, मतलब आपका इस वाले ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है, एंड दिस बॉन्ड कम्स हेयर। सो आपके जो यह इलेक्ट्रॉन है इधर आ जाते हैं। सो व्हाट यू जनरेट इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। सो this proceeds via SN1 substitution reaction. So mostly esters का, टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर का क्लीवेज इस तरह से होता है अंडर एसिडिक सॉल्यूशन। सो दे प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोराइड क्या कर रहा है, मिथाइल को अटैक कर रहा है वाया एन SN2 मैकेनिज्म, जो कि बहुत अनयूजुअल है। जैसे कि मैंने बोला यूजुअली क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन को, बट यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्लोराइड अटैक कर रहा है आपका मिथाइल को वाया SN2 substitution. This is rather unusual mechanism via which the Krebs decarboxylation takes place. तो आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका डाइमिथाइल मेलोनेट हुआ। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है कि क्लोराइड क्या करता है, आपका क्लोराइड मिथाइल पर अटैक करता है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि O नेगेटिव जनरेट करते हैं। सो O नेगेटिव, इसके बाद आपका क्या हो रहा है कि देयर इज अ डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। सो आपका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो जनरेट दिस पर्टिकुलर इनोलेट, राइट। इनोलेट क्या करता है कि क्योंकि व्हाट वी आर यूजिंग इज अ वेट DMSO, मतलब इसमें मॉइस्चर है, सो दिस टेक्स अप दिस प्रोटॉन। मतलब क्या होता है कि आपका इनोलेट क्वेंच हो जाता है वाटर से टू गिव यू द डिजायर्ड एस्टर, आपको एस्टर मिल जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द
वेरी इंटरेस्टिंग डीप्रोटेक्शन मैकेनिज्म एंड यू शुड नो दैट जब भी आप इसको हाइड्रोलिस करें दिस इज कॉल्ड दी क्रैप्चो डीकार्बोक्सिलेशन। जब भी आप NaCl इन वेट DMSO यूज कर रहे हैं, इस रिएक्शन में वो आएगा कि आपको हीट करना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा, मतलब एट 160 डिग्रीज 180 डिग्रीज, राइट। So here again what we have is a dimethyl malonate. What you are doing is adding सोडियम हाइड्राइड। आपने क्या किया, यहाँ पे आपके कार्बेनियन जनरेट किया, SN2 सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपने एक और दोबारा सोडियम हाइड्राइड डाला, आपका एक और यहाँ पर एसिडिक प्रोटोन है। सो हियर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल एल्किलेशन, आपने 2 बार एल्किलेशन किया यहाँ पर, ठीक है। अब अगेन आपका डाइमिथाइल मैलोनेट। अब यहाँ ये एक्सेस का मतलब आपको साफ बता रहा है, एक्सेस का मतलब है कि आपका दोबारा कार्बेनियन जनरेट हो सकता है। मतलब जब आपका यहाँ कार्बेनियन जनरेट हुआ, इसने ब्रोमो को रिप्लेस कर दिया टू गिव यू दिस मॉलिक्यूल। अब आपका इसमें एक्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपका एक और प्रोटोन है यहाँ, वो भी एब्स्ट्रैक्ट होकर आपका ये इनोलेट बनेगा। और जब ये इनोलेट वापस आएगा, दोबारा से आपको क्या करेगा, ब्रोमो को रिप्लेस करेगा एल्काइल ब्रोमाइड टू गिव यू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। सो व्हाट यू हैव द बीटा कीटो एस्टर। तो आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और बाद में HCl से ट्रीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप इसका हाइड्रोलिसिस कर, मतलब आपको क्या कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। सो द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज COOH। और इसका पीछे मैंने मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। नाउ दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड इनोलेट फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि दिस इज नथिंग बट हमारा बीटा कीटो एस्टर है एंड दीज हाइड्रोजन्स आर प्रीटी एसिडिक, दीज हाइड्रोजन्स आर लेस एसिडिक, राइट। तो जब हम क्या करते हैं, हमारा सोडियम मिथॉक्साइड इसके अंदर डाला तो हमारा ये वाला प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, तो दिस इज व्हाट वी जनरेट। और जब हम मिथाइलेशन करते हैं, द एल्किलेशन टेक्स प्लेस एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, राइट। और अगर हमारा क्या लेंगे, हम इस वाले केस में ऑलरेडी हमारा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो दूसरा वाला हमारा एल्किलेशन भी यहाँ होगा। और हम अगर इसका NaOH से करके हाइड्रोलिसिस करेंगे और HCl डालेंगे तो व्हाट विल डू दी डीकार्बोक्सिलेशन इसका हमारा हो जाता है, तो गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करा हमने। अब हम ये चीज़ देख लेते हैं। अब हमारा ये वाला अगर हमारा कीटोन है, मान लीजिए दिस इज अ साइक्लिक कीटोन विद अ फिनाइल ग्रुप, जब हम इसमें पोटेशियम हाइड्राइड डालते हैं, ठीक है, this is the particular conjugated इनोलेट that is formed and this is not what we get। यहाँ पर एक्चुअली फिनाइल लिखना भूल गया, ठीक है, वो चीज़ आप याद रखिए। it is this particular which is formed and it is not this one that is formed। so this formation of this inolate goes via the thermodynamically controlled inolate। so this is called the thermodynamically controlled inolate हम इसको कहेंगे, rather than the rather than the kinetically controlled inolate इस कंडीशन में। दूसरा वाला आपका क्या है कि अगेन आपने साइक्लिक कीटोन लिया विद मिथाइल एट दिस पोजीशन। हमको पता है कि यूजिंग TMS क्लोराइड और ट्राइथैलेमीन, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत वीक बेस यूज कर रहे हैं, सो अंडर दिस कंडीशन इट इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड सिलाइल ईथर दैट इज फॉर्म्ड। मतलब आपका ये कंडीशन ही थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड इनोलेट वाली कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आपने अपना इनॉल ईथर फॉर्म किया और अगर आपको अब हमारा मिथाइल लिथियम इसके अंदर आपने डाला तो क्या किया आपको, मिथाइल लिथियम से क्या होता है कि मिथाइल लिथियम जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं लाइक मिथाइल लिथियम या फिनाइल लिथियम, दे अंडरगो एक्सचेंज विद दी OTMS ग्रुप टू गिव यू द रिस्पेक्टिव लिथियम इनोलेट्स। मान लीजिए अगर आप इस वाले पर्टिकुलर कीटोन से आपको ये लिथियम इनोलेट बनाना होता यूजिंग LDA, तो क्या आप वो बना सकते थे? नहीं। अगर आप इस कीटोन के अंदर लिथियम इनोलेट LDA डालते तो एब्स्ट्रैक्शन आपका यहाँ से होता, मतलब आपको डबल बॉन्ड यहाँ मिलता यूजिंग LDA। सो दिस इज वन ऑफ द वेज वाया विच यू कैन मेक द लिथियम इनोलेट, मोर सब्स्टिट्यूटेड लिथियम इनोलेट। सो ये एक तरीका है उसका, ठीक है। पहले आपने थर्मोडायनामिकल इनोलेट की कंडीशन यूज करके मोर सब्स्टिट्यूटेड ले लिया, बाद में आपने क्या किया, आपने एक्सचेंज कर लिया TMS ईथर को लिथियम इनोलेट से यूजिंग मिथाइल लिथियम, राइट। और यहाँ पे उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म इन्होंने बताया हुआ है कि वाया विच इट टेक्स प्लेस। सो व्हाट दिस इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर मिथाइल ग्रुप ब्रिंग्स स्टेबलाइजेस दिस पॉजिटिव चार्ज फार बेटर, लेकिन वार बेटर एज कम्पेयर टू अगर यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्शन होता तो। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक बहुत ईजी वे मेरा मानना है कि दीज कंडीशन इन इट सेल्फ आर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशन बिकॉज द बेस दैट यू आर यूजिंग इज अ वेरी वीक बेस एंड अंडर सच वीकली बेसिक कंडीशन इट इज यूजली दी थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड इनोलेट दैट इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट दैट इज फॉर्म्ड। वही चीज़ उन्होंने रिपीट करी है यहाँ पर। अगर आपके पास ये कीटोन है तो दिस इज
this under thermodynamically controlled this will be less and this will be more. So I mean same चीज़ है, पूरा का पूरा उसका मैकेनिज्म वही बताया हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट फॉर्मेशन, राइट. सो अगर आपको काइनेटिकली कंट्रोल्ड बनाना है, मतलब कि आपका ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, इसके अंदर अगर हम एलडीए डालेंगे, यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है, केयरफुल रहना, ऐड कीटोन टू एलडीए, उसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कीटोन कन्वर्ट हो जाए इनोलेट के अंदर, सो दैट यू हैव एन एक्सक्लूसिव इनोलेट. और हमें पता है कि अंडर काइनेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशन इट इज़ द लेस हिंडर्ड hydrogen that is abstracted. So this hydrogen, these two are more hindered, जैसे कि लिखा हुआ है, and these hydrogen are less hindered. So it is this kinetically inolate that is formed. अब आपने ये वाला कीनोलेट लिया, मिथाइल लिथियम HMPA लिया. अगेन मिथाइल लिथियम इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस आपका, ठीक है. ये एब्स्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड. HMPA, अब अगेन लोग यूजुअली पूछते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑल दिस एडिटिव. HMPA का रोल होता है कि टू अगेन HMPA क्या है कि सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सो इट कोऑर्डिनेट्स विद द लिथियम आयन, मतलब जब एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है एंड इट इंक्रीजेस, यू नो क्या करता है कि ये जो आपका इनोलेट बन रहा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर देता है, जो आपका इनोलेट बनेगा, ताकि जब आपका SN2 सब्स्टिट्यूशन हो किसी भी बेंजिल ब्रोमाइड या किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ तो बहुत एफिशिएंट हो. तो यूजली दे इंक्रीज द रिएक्शन यील्ड्स, मोस्टली, नॉट हमेशा. अब हमने हमारा ये वाला कीटोन लिया, एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ नहीं है. एलडीए, तो ऑब्वियसली एलडीए हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट ही देता है, हमें पता है. इस केस में 100% ये बना, दिस इनोलेट इज नॉट फॉर्म बिकॉज दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपका मिथाइल भी है, in this case also what you get is the formation of less substituted enolate, so this is the kinetically controlled enolate. Alkylation करके this is the product that you will end up getting. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा समराइज किया हुआ है इसको कि अगर आपको kinetically controlled enolate चाहिए, मतलब less substituted enolate चाहिए बेस से ये, और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड इनोलेट, ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, ऐसा है. कंडीशन बताई हुई है. दिस इज फेवर्ड बाय एक्सेस कीटोन, हाई टेम्परेचर, लॉन्गर रिएक्शन टाइम. मतलब थर्मोडायनेमिक्स ऑब्वियसली जब आप टाइम बढ़ा देते हैं, हाई टेम्परेचर लेते हैं, तो आपको जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही प्रोडक्ट मिलता है. लेस सब्स्टिट्यूटेड के लिए स्ट्रॉन्ग और हिंडर्ड बेस यूज करो, लो टेम्परेचर, शॉर्टर रिएक्शन टाइम. सो दिस इज समथिंग दैट यू डू. अब हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है कि डायनाइंस क्या कर रहा है कि डायनाइन केमिस्ट्री के बारे में यूज़ कर, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है. सो व्हाट डू यू डू बेसिकली, लेट अस सपोज हमारा यहाँ पर क्या है कि मिथाइल एसिटोएसिटेट है. अब मैं चाहता हूँ कि एल्काइलेशन मुझे इस पोजीशन पे करना है, टर्मिनल पोजीशन पे. आई डू नॉट वांट टू एल्कलाइट दिस पर्टिकुलर पोजीशन. सो व्हाट कैन आई डू इन दैट केस? आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ डायनाइन केमिस्ट्री. हाउ? सो व्हाट आई कैन डू, आई नो ये वाला जो प्रोटोन है जो कि दोनों के दोनों कार्बोनिल के बीच में, दिस इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस टर्मिनल. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड अ बेस लाइक सोडियम हाइड्राइड. जब मैंने इसमें सोडियम हाइड्राइड बेस डाल दिया है तो मेरा क्या है कि दिस इज द इनोलेट दैट इज गोइंग टू जनरेट, बिकॉज ये प्रोटोन आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है. सो ये इनोलेट, दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद दिस पर्टिकुलर इनोलेट. अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, सेम पॉट के अंदर आई एम एडिंग अ स्ट्रॉन्गर बेस लाइक बुटाइल लिथियम. अब बुटाइल लिथियम क्या करता है कि ये वाला तो प्रोटोन आपका क्या है कि दिस इज जस्ट नॉट अवेलेबल, राइट. ये वाला प्रोटोन आपका एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. अगर इसको आप एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आप किसी भी सेंस में चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर सकते. So it is only this particular hydrogen which is available and which is acidic. मतलब यहाँ का तो अब कोई चांस नहीं रहा. अब आपने स्ट्रॉन्ग दूसरा बेस यूज करके आपने वाला प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो what you have generated is this particular dianion. So this is, you can clearly see this is a 6-member transition state and highly stabilized. So this is what we call is a dianion strategy. और अब अगर आप कोई भी आप anion इसके अंदर डालेंगे, कोई भी आप इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे, तो वो इलेक्ट्रोफाइल 100% सबसे पहले कहाँ रिएक्ट करेगा, क्योंकि आप बुटाइल लिथियम यूज कर रहे हैं. सो दिस गोइंग टू अटैक एट द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड. और लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड आपकी कौन सी है, टर्मिनल साइड. तो आपने यहाँ क्या किया, एलाइल ब्रोमाइड आपने ऐड किया, तो ये वापस आया, ऐसे करके अटैक कर दिया. सो दिस इज व्हाट यू गेट. एंड जब आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट यू एंड अप गेटिंग. सो डायनाइन केमिस्ट्री आप तब हमेशा यूज करते हैं जब भी आपको वो प्रोडक्ट चाहिए होता है जो नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन से आपको नहीं मिल सकता, ठीक है. डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन ऑफ इनोन्स, वो कैसे, वो इस तरह से कि हमको पता है कि जब भी हम अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कीटोन को लिथियम एंड अमोनियम यूजिंग एन अल्कोहलिक सॉल्वेंट ट्रीट करते हैं, व्हाट डू वी डू, बेसिकली वी रिड्यूस दिस पर्टिकुलर सिंगल बॉन्ड, राइट. ये हम करते हैं इसके अंदर.
थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। तो दिस प्रोसीड्स वाया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होता है यहाँ पे, सो दिस इज दी रेडिकल कार्बेनियन दैट यू जनरेट। उसके बाद इथेनॉल क्योंकि रिएक्शन में है, सो दिस गेट्स प्रोटोनेटेड टू फॉर्म दिस इनोन। नाउ दिस रेडिकल टेक्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कार्बेनियन, सो दिस इज द इनोलेट दैट यू फॉर्म। उसके बाद आपका क्या होता है कि अगर ये इनोलेट को आप क्वेंच कर दें आप वाटर से या अल्कोहल से, व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज दी फॉर्म द डिजायर्ड कीटोन। तो एक तरह से आपने क्या किया, डबल बॉन्ड को आपने रिड्यूस कर दिया, राइट। लेकिन अगर आप मान लीजिए अपार्ट फ्रॉम किसी वाटर या किसी प्रोटिक सोर्स के अगर आप कोई एल्काइल हैलाइड डाल दीजिए, तो रादर देन आपका डबल बॉन्ड रिडक्शन व्हाट यू कैन गेट इज एन एल्काइलेशन एट अल्फा पोजीशन, ठीक है। तो एक तरह से आपने अल्फा एल्काइलेशन कर दिया बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज कंडीशंस। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपका ये पर्टिकुलर एक रीजियो आइसोमर बन रहा है, अगर आप इसके अंदर मिथाइल आयोडाइड डाल रहे हैं, सो आपका मोस्टली रिएक्शन आपका क्या बन रहा है, आपका ये बनेगा आपका, ठीक है, एल्काइलेशन आपका यहाँ हो रहा है। और दिस इन टर्न कैन बी ऑब्टेन्ड अगर आप इसको लिथियम इन एमोनिया यूजिंग अल्कोहल आप यूज़ करें, मतलब आपका क्या, आपने कॉन्जुगेटेड इनोन से आपने यूज़ किया, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हाट यू जनरेट इज दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट, और आपने उसको मिथाइलेशन कर दिया। अगर आपको मान लीजिए ये इंटरमीडिएट जनरेट करना होता यूजिंग एलडीए, तो आप कभी भी नहीं कर पाते। सो यू हैड टू गो थ्रू अदर स्ट्रैटेजीज। सो इनोन्स एक तरह से इसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द इनोन्स विच प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, ठीक है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट दैट यू फॉर्म एंड ऑन मिथाइलेशन यू गेट द डिजायर्ड मिथिलेटेड प्रोडक्ट ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। ये वाला बनता है लेकिन 2% बनता है, ठीक है। उसके अलावा दिस केमिस्ट्री हैज बीन यूज्ड वेरी वेरी वेल, क्योंकि जो दोनों के दोनों आपको एल्काइलेटेड मिलते हैं, ट्रांस होते हैं, जस्ट कीप दैट इन माइंड, राइट। जैसे कि यू हैव स्टार्टेड विद दिस इनोन एंड दिस इज द इंटरमीडिएट दैट यू फॉर्म, जो कि आपका इंटरमीडिएट रिडक्शन के बाद होता है। एंड इफ यू ऐड द एल्किल हैलाइड, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी आपकी, जो इस एल्काइल हैलाइड की यहाँ जो ग्रुप होगी हमेशा ट्रांस होगी। सो दिस इज द रेसिमिक एंड दिस इज द रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। और वो किस तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी कॉन्जुगेटेड आप ले रहे हैं, कोई भी कॉन्जुगेटेड एस्टर ले लीजिए या कॉन्जुगेटेड कीटोन ले लीजिए, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इट अटैक्स इन अ कॉन्जुगेट मैनर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, सो दिस इज द इनोलेट दैट यू फॉर्म एंड व्हेन दिस इनोलेट कम्स बैक, इलेक्ट्रोफाइल पे वो अटैक करके वट यू कैन हैव इज अ न्यूक्लियोफाइल हेयर एंड इलेक्ट्रोफाइल हेयर। और इनकी दोनों की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, जस्ट कीप दैट इन माइंड, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रांस इन नेचर। और अगर आप यहाँ पे इसको क्वेंच कर दें, what you will end up getting is a simply nucleophilic substituted product। और यूजली कॉन्जुगेट एडिशन हमको पता है कि ऑर्गेनोक्यूपरेट्स का होता है, गिलमान रिएजेंट का होता है, ये चीज़ें हमको पता हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अब ये हमारा इनोन हो गया और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, अब हमने इसमें केस इलेक्ट्राइड डाला। व्हाट इज अ केस इलेक्ट्राइड? केस इलेक्ट्राइड इज बेसिकली अ बल्की रिड्यूसिंग एजेंट है आपका ये वाला काफ़ी, ठीक है। व्हाट इट डज, इट बेसिकली इट कैरीज आउट द रिडक्शन ऑफ द कॉन्जुगेटेड इनोन। जैसे इसका रिडक्शन करता है, सो दिस इज द इंटरमीडिएट दैट यू फॉर्म, कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है, जस्ट कीप दैट इन माइंड। और उसके बाद जब आपने इसमें मिथाइल हाइड्रेट डाला, इट कम्स बैक एंड इट अटैक्स टू गिव यू द मिथिलेटेड प्रोडक्ट। सिमिलरली व्हाट यू हैव इज दिस इज विनाइल मिथाइल कीटोन। विनाइल मिथाइल कीटोन में आपने क्या, डाइमिथाइल ऑर्गेनोक्यूपरेट डाल दिया। सो दिस इज नथिंग बट अ गिलमान रिएजेंट। और हमको पता है ऑर्गेनोक्यूपरेट्स एड्स ऑन टू दी कॉन्जुगेटेड कीटोन इन अ कॉन्जुगेटेड मैनर। तो इसको कॉन्जुगेट एडिशन हुआ मिथाइल का यहाँ। सो दिस इज द इनोलेट दैट यू जनरेट। अब इनोलेट पे जैसे आपने टीएमएस क्लोराइड डाला, तो आपका इसका टीएमएस सिलाइलिनॉल ईथर बन गया, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि ऑक्सीजन बीइंग अ हार्डर साइड इट टेंड्स टू फॉर्म द टीएमएस ईथर। लेकिन जब आपने एल्कलेशन की एल्कल हैलाइड से, तो ये वापस आया, इट अटैक्स। और एक चीज़ याद रखना, इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा क्या होगी, ट्रांस होगी, ठीक है। जहां तक इस एग्जांपल की बात करते हैं, अगेन व्हाट यू हैव इज अ गिलमान रिएजेंट एंड टीएमएस क्लोराइड है। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि गिलमान रिएजेंट यहां अटैक कर रहा है, ये डबल बॉन्ड यहां मूव कर रहा है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो सिलाइल पे अटैक करके, दिस इज द सिलाइलिनॉल ईथर दैट यू आर गेटिंग। और जब आपने इस पर मिथाइल लिथियम डाला, तो जैसे कि मैंने बोला मिथाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम, इट अंडरगोस एक्सचेंज विद टीएमएस टू गिव यू द लिथियम इनोलेट। और आप जब इस पर लिथियम इनोलेट डाला, तो
एक तो आपका ये एल्काइल ब्रोमाइड हो गया जो कि प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड है, और आपका ये क्या है, आपका एलाइल ब्रोमाइड है. आउट ऑफ प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड एंड एलाइल ब्रोमाइड्स आर फार मोर रिएक्टिव देन दी नॉर्मल एल्काइल ब्रोमाइड. तो यहाँ पे आपके इनोलेट ने एलाइल ब्रोमाइड पे पहले रिएक्ट किया टू गिव यू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, और जब आपने इस पे पोटेशियम हाइड्रेट डाला तो क्या हुआ, यहां से आपका प्रोटॉन आपका एब्स्ट्रैक्ट हुआ टू फॉर्म द इनोलेट, और जब वो इनोलेट वापस हुआ उसने इस ब्रोमो को अटैक करके टू गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम. अब और थोड़े से एग्जांपल हैं बस. अगेन गिलमान रिएजेंट है, दिस इज व्हाट यू हैव इज अ गिलमान रिएजेंट. हमें पता है कॉन्जुगेटेड मैनर में यहाँ पे अटैक किया टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर लिथियम इनोलेट. जब आपने इसके अंदर RX अटैक किया इट विल गिव यू द फॉर्मेशन ऑफ दिस डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. जैसे कि मैंने बोला हमेशा मेजर क्या होगा जिनमें इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस होगी. यहाँ पे रैसमिक का मतलब है कि हम रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं. मेजर प्रोडक्ट हमेशा ट्रांस वाला होगा. हियर ऑल्सो व्हाट यू हैव इज अ ऑर्गेनोक्यूपरेट. यहाँ पे भी कॉन्जुगेटेड ढंग से यहाँ पे इसमें कॉन्जुगेटेड अटैक किया. इन्होंने इस AR जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा ये ग्रुप है यार, ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. उसके बाद जब O- वापस आया, O- वापस आने के बाद जब इसने इसके ऊपर अटैक किया, सो दिस इज व्हाट यू विल एंड अप गेटिंग. अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला जो एल्किलेटेड प्रोडक्ट है और जो आपका पूरा का पूरा AR है, इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ट्रांस है, ठीक है. ये चीज़ हमेशा याद रखना जैसे कि यहाँ पे है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. And the last one has already, I think, been asked in exam several times. So here what we have is this particular compound which is alkynyl iodide. अब alkynyl iodide में जैसे ही आप बुटाइल लिथियम डालते हैं, so what do you form is the लिथियम कार्बेनियन, राइट. और लिथियम कार्बोनियन में आपने कॉपर आइड डाल के डाइडेट डाल के आपने क्या बना दिया, ऑर्गेनोक्यूपरेट बना दिया. ये चीज़ आपको याद रखना होनी चाहिए. और जब आपका ऑर्गेनोक्यूपरेट बना इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का, ठीक है, अब ये ऑर्गेनोक्यूपरेट इस सबस्ट्रेट के ऊपर हमको पता है कि कॉन्जुगेट मैनर में अटैक करेगा, ठीक है. कॉन्जुगेट मैनर में अटैक करेगा, सो इट विल गोइंग टू गिव यू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. अब क्योंकि दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन, so this entire molecule has to attack from the top face. That is the reason why इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ट्रांस है, ठीक है. उसके बाद आपने एक और हमारा क्या डाल दिया यहाँ पे, हमारा एलाइल आयोडाइड डाल दिया. अब एलाइल आयोडाइड में जब ये वापस आके ये एलाइल आयोडाइड पे अटैक करेगा तो ऑब्वियसली ये क्योंकि हमारा इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो ये जो अटैक करेगा दिस इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम दी बिहाइंड द प्लेन. तो इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री हम देख सकते हैं ट्रांस है, ठीक है. और बाद में हमने टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड डाल दिया था. जो भी हमारे TMS हैं, जो भी सिलाइल है, वो डीप्रोटेक्ट होके OH बन जाएंगे, ठीक है. सो दैट इज व्हाट दे डू. सो इन अ वे